नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आपकी बुक का लेके आए हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। आपने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा, फिर करंट को पढ़ा, फिर आपने ओम्स लॉ के थ्रू रेसिस्टेंस को पढ़ा, रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस को पढ़ा, फिर रेसिस्टिविटी को पढ़ा, और रेसिस्टिविटी के बाद आपने इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ा। और अब पावर के बाद हम आ रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। अब जब इसका हम यूज करने लगे तो इसके कैसे इफेक्ट होते हैं, तो इसके जो इफेक्ट्स होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कई बार पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो 3 तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। 3 तरीके के प्रभाव होते हैं विद्युत धारा के। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब हम जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धारा का तापीय प्रभाव। तापीय मतलब टेम्परेचर को बना देती है, टेम्परेचर को प्रोड्यूस करती है, तापमान को उत्पन्न करती है, ऊष्मा को उत्पन्न करती है। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव, जिसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरा है केमिकल इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी के केमिकल जो इफेक्ट होते हैं, जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पढ़ चुके होंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तीनों में से अभी जो हमें पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। अब ये 3 इफेक्ट होते हैं, इतना आपको याद रखना है। इनमें से मैं हीटिंग इफेक्ट को स्टार्ट कर रहा हूं। एक वायर हमने यहां पे लिया है, ठीक है ना। एक कैसा वायर है? हाई रेसिस्टेंस वायर है, हाई रेसिस्टेंस वायर। और जब इस हाई रेसिस्टेंस वायर में जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं, तो जब किसी हाई रेसिस्टेंस वायर में हम करंट को फ्लो करवाते हैं, तो करंट के फ्लो होने से क्या होता है कि इसमें जो करंट होती है वो धीरे धीरे हीट में कन्वर्ट होने लगती है। धीरे धीरे तार क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। क्योंकि कैसा तार है? हाई रेसिस्टेंस वायर है। एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम का वायर जैसे आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। तो नाइक्रोम जैसे जो वायर होते हैं, जब हम क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं, तो हाई रेसिस्टेंस इनका होने के कारण ये जो वायर है धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? रेड हॉट हो जाते हैं, यानी ये लाल कलर के हो जाते हैं। हाई रेसिस्टेंस वायर लिया, उस हाई रेसिस्टेंस वायर जो कि नाइक्रोम का वायर होता है, जो कि कॉन्स्टेंटाइन का वायर होता है, मैग्नेटिक का वायर होता है, तो ये सब जो एलॉय होते हैं, क्योंकि हमें पता है इनका रेसिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है, इनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, इनकी प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है, इनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिस कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने से बहुत आसानी से पास होने नहीं देते, और जिस कारण इलेक्ट्रिसिटी को करंट को पास होने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को खुद को पास होने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके लिए कोई भी वर्क के लिए किसकी जरूरत होती है? हमने कल बात की थी एनर्जी की। तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी को खर्च होने में कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां पे लग जाती है। जो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिस कारण उस हीट के कारण ये वायर एकदम लाल हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर हम रिलेट करें मैकेनिक्स में, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन होता है। जब मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क हमारा होता है, तो वहां पे फ्रिक्शन क्या काम करता है? उसको रोकने में एक कठिनाई, एक बैरियर के रूप में काम करता है। यानी कि हम जमीन पे किसी चीज को खिसकाते हैं तो आसानी से नहीं खिसकती है, एक फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करता है, तो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। तो जैसे मैकेनिकल वर्क में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, वैसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल जो करंट होती है, उस इलेक्ट्रिक करंट में क्या काम करता है? रेसिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो वहां पे फ्रिक्शन आपको रोकता है, यहां पे रेसिस्टेंस करंट को आगे जाने से रोकता है। तो जो वो रेसिस्टेंस करंट को आगे जाने से रोकता है, तो उसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, उसे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। जो वर्क वो करती है, उस वर्क के लिए जो एनर्जी लगती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? यहां पे हीट एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में। मैकेनिकल वर्क में आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट होती है। आपने देखा कि फ्रिक्शन के कारण बहुत सारे अप्लायंसेस, बहुत सारे उपकरण क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, ठीक है ना, जिनमें फ्रिक्शन देखते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस के कारण क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा क्या होता है? लॉस होता है। अब ये कितना होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, एक वायर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, और इस वायर में सपोज आई करंट फ्लो कर रही है, और इसके एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है? V। जो हमने बैटरी जोड़ी है उतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। अब अगर हम चार्ज की बात करें, जब चार्ज कहीं पे फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को करंट फ्लो करती है, हम लोग जानते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज क्या होगा, एक वर्क करेगा, ठीक है ना। वो कितना वर्क करेगा इसके रेसिस्टेंस के अगेंस्ट, क्योंकि इस वायर में जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करेगा चार्ज क्यू, ठीक है। तो कितना चार्ज, कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाई चार्ज क्यू, कितना वर्क करेगा ये, W इक्वल टू, अब आप जानते देखो वर्क क्या होता है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, W अपॉन क्यू इक्वल टू क्या होता है, V, यानी कि एक यूनिट चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल, ठीक है ना। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क जो होगा, एक यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क होता है वो पोटेंशियल होता है, टोटल कितना चार्ज लाए हम, क्यू, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा V इंटू क्यू, तो ये हमारा वर्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये वर्क हमें निकालना है, अब ये वर्क तो हमें निकालना है, लेकिन अब हम कैसे निकालेंगे, देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। करंट की डेफिनेशन से हम जानते हैं करंट क्या होती है, करंट I इक्वल टू होती है हमारी Q अपॉन T, ठीक है ना। यहाँ I जो हमारी करंट होती है दैट इज Q अपॉन T, तो ये I यहाँ के साथ T मल्टीप्लाई हो जाएगा, I इंटू टी क्या हो जाएगा हमारा Q, टोटल चार्ज I इंटू टी। इसके अलावा हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम्स लॉ हमारा कहता है कि V इक्वल टू I R, ये कौन कहता है, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो करंट से हमें Q की वैल्यू मिल गई I इंटू टी, और सॉरी चार्ज Q मतलब चार्ज की वैल्यू हमें I इंटू टी मिली, करंट इंटू टाइम, कितने टाइम तक करंट फ्लो करता है तो उतना चार्ज। वैसे ही हमें ओम्स लॉ से V की वैल्यू मिल गई I इंटू आर। अब ये दोनों वैल्यूज हम कहां रख लेंगे, वर्क में, तो हमारा जो वर्क हो जाएगा, इस वर्क विल बी W इक्वल टू V इंटू क्यू था हमारे पास, तो V की जगह पे हम V की वैल्यू रख लेंगे I इंटू आर, और इंटू क्यू की जगह पे क्यू की वैल्यू रख लेंगे I इंटू टी, और यहां से हमारा जो वर्क निकल के आ जाएगा इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि 2 बार आई थे तो I इंटू आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो ये हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, जो वर्क होता है वही क्या होती है, एनर्जी होती है। इस वर्क के कारण जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी दिस, और इसके लिए उस कंडीशन में हम इस W को, वर्क को हम क्या लिख लेते हैं, एनर्जी, और एनर्जी कौन सी एनर्जी, हीट, इसलिए इसको हम रिप्लेस करते हैं H से, तो हम इसको लिखते हैं H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हमने H क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, जो ये वर्क है, क्योंकि ये एनर्जी से हुआ और ये टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, हीट एनर्जी में। हालांकि ऐसा नहीं होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अधिकांश तो जो होता है एक कुछ क्वांटिटी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वही क्या होती है, हीट में कन्वर्ट होती है, पूरी क्वांटिटी हीट में कन्वर्ट नहीं होती है। लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि माना पूरी की पूरी जो ये वर्क किया है, ये पूरा का पूरा वर्क अगर हीट में कन्वर्ट हो जाए तो हमारी हीट कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारा एक लॉ बन गया, इसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, जूल का तापीय नियम, हिंदी में अगर हम कहें तो जूल का तापीय नियम या जूल का ऊष्मा का नियम क्या है, दैट इज H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले से भी लगातार फॉर्मूले को एक्सप्लेन करना, समझना सिखाया है। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया, तो आपको पता है ये हीट जो है पहले किसकी प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी आई की वैल्यू जितनी बढ़ेगी H की वैल्यू उसके स्क्वायर के बराबर बढ़ेगी, ठीक है ना। H किसके बराबर है, आई के स्क्वायर के बराबर है। तो अगर हमने आई को 2 गुना कर दिया, आई को हमने 2 गुना कर दिया, तो H कितना गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो अगर इसको 2i कर देंगे तो 2i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4i स्क्वायर। तो अगर हम करंट को 2 गुना कर देंगे तो हीट कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर हम इसको 3 गुना करेंगे तो करंट 9 गुना हो जाएगी, ठीक है ना, 3 से 9 गुना हो जाएगी, 4 से 16 गुना हो जाएगी, यानी इसके स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगी। तो इतना आप समझ लीजिए, करंट को हम जितना बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ाएंगे तो हीट उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ती रहेगी, 2 गुना नहीं, उसके स्क्वायर के टर्म में बढ़ेगी। आप इसको 1 से 2 करेंगे, 2 से 4 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, हीट इज प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, यानी जितना रेसिस्टेंस बढ़ेगा उतना हीट भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, देखिए अगर रेसिस्टेंस को डबल कर देंगे तो हीट भी हमें क्या मिलेगी, डबल। तो अगर हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए तो हमें कैसे सब्सटेंस का यूज करना पड़ेगा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। और अगर हमने हीट आधा कर दी या हमने एनर्जी आधी कर दी तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर आई की वैल्यू डबल हो जाती है तो H की वैल्यू क्या होती है, उसके स्क्वायर के टर्म में बढ़ती है। और अगर आई की वैल्यू हमने 1/2 आधा कर दी तो हीट क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना, उसके स्क्वायर के बराबर। वैसे ही रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं,
अगर रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा तो हीट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तीसरा हमारे पास है एच इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। एच किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, यानी हम जितने ज्यादा टाइम को बढ़ाएंगे हीट भी उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी। हम ज्यादा टाइम तक अगर करंट को फ्लो करवाएंगे तो उतनी ज्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस होगी, और अगर हम टाइम को घटा देंगे तो हीट भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये तीन मेन चीजें जो हमने यहाँ पे देखी हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंतर्गत हम ये समझते हैं, और जूल ने यही तीन चीजें एक्सप्लेन की थी जिसके बेस पे हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। जो भी अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी में काम करते हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, और उसकी एक क्वांटिटी, एक अमाउंट को उसमें कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूं जिनका यहाँ पे हमने बात की थी जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वही ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे आपके घरों में पंखा चलता है तो पंखे का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, इसलिए पंखा भी हीट प्रोड्यूस करेगा बहुत लंबे टाइम तक। आप पंखे को अगर यूज करेंगे तो पंखा भी गर्म होता है, लेकिन एक लिमिटेड वार्म होता है, हल्का सा गर्म होता है। लेकिन अगर आप उसके बजाय हीटर की बात करते हैं तो हीटर का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। जो उसमें वायर लगा होता है वो बहुत हाई रेसिस्टिव वायर होता है। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट का यूज करते हैं, तो हमें जहां पे एकदम बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी वहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, उस सर्किट में हीटिंग एलिमेंट लगाना पड़ेगा या हीटिंग कॉइल लगानी पड़ेगी। हीटिंग एलिमेंट किसमें लगता है, जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस होती है तो प्रेस के अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। इलेक्ट्रिक कॉइल किन में लगी होती है, आपका हीटर आपने देखा होगा तो एक कॉइल टाइप का बना होता है। तो वो जो वायर बने होते हैं, जो हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग कॉइल्स हैं, ये किससे बनी होती हैं, ये बनी होती हैं एलॉयज से, जैसे नाइक्रोम का वायर। इस तरीके के और भी वायर्स जो होते हैं उनका हम यूज करके हीटिंग एलिमेंट को उस पर लगाते हैं, और जब हीटिंग एलिमेंट हम लगा देते हैं तो एक थोड़े से करंट के अंदर भी बहुत ज्यादा हीट को ये प्रोड्यूस करता है। और जितना हमने देखा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेगा, हम टाइम को बढ़ाएंगे तो हीट भी बढ़ती चली जाएगी। हम जितना ज्यादा रेसिस्टेंस वाला लगाएंगे उतनी ज्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। इसी कारण जो पंखा हमारा है वो कम गर्म होता है, टीवी कम गर्म होती है, लेकिन हीटर एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इनका हम बहुत सारे अप्लायंसेस में अपने घरों में यूज करते हैं, हम लोग लगातार देखते हैं अपने घरों के अंदर। अब हमें कुछ एप्लीकेशन की इसके बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो इसको जो एप्लीकेशन है, तो पहले तो मैंने अभी जो आपके पास नाम बोले थे, ठीक है, क्या क्या नाम बोले थे, हमने कहा था इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, रूम हीटर्स, वाटर हीटर्स जिन्हें हम गीजर्स भी कहते हैं, इन सभी में हम यूज करते हैं। एक तो पहला यूज यहाँ होता है। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके घरों में, बल्ब आपने देखा होगा। ठीक है ना, तो बल्ब के अंदर आपने कई बार सुना होगा बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। क्योंकि टंगस्टन जो होता है बहुत हाईली रेसिस्टिव मेटल होता है, उसकी जो रेसिस्टिविटी है बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होने के कारण अगर उसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो बहुत जल्दी क्या करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो जल्दी हीट देगा, तो उतनी जल्दी वो क्या करता है, गर्म होता है और ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, और उससे हमें क्या मिलता है, उजाला मिलता है, और बहुत ज्यादा हीट भी उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। और क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, इसलिए वो बहुत आसानी से पिघलता नहीं है। बहुत टेम्परेचर के बाद भी हमारे घर में उजाला तो होता है लेकिन वो पिघलता नहीं है और वो सर्किट डिस्कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, उसके लिए हम वहां पे वो अगर हम उसके अंदर सिंपल हवा को भरें तो हवा में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन क्या करती है, बर्न करने का काम करती है, जलाने का काम करती है, इसलिए उसके अंदर हम ऑक्सीजन गैस को नहीं भरते हैं। जो बल्ब होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, ऑर्गन गैस भरी जाती है, क्योंकि ऑर्गन क्या होती है, एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है। आपने पीरियडिक टेबल आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हमने एक टर्म यूज करते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। जो गैसें इनर्ट होती हैं, अक्रिय होती हैं, नोबल होती है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो उनमें एक ऑर्गन भी एक गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रिटर्न का नाम आपने सुना होगा। तो उनमें ऑर्गन जो एक गैस होती है उसका हम बल्ब के अंदर में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपको समझना जरूरी है। या फिर नाइट्रोजन गैस का भी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हम इसका यूज करते हैं, हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी अप्लायंसेस यूज होते हैं उनके अंदर एक फ्यूज लगा होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। वहां भी क्या करते हैं, जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो फ्यूज का यूज करते हैं। कई बार आपने देखा होगा अब तो ऑटोमेटिक फ्यूज आ रहे हैं, पहले क्या होते थे, वायर वाले फ्यूज बनते थे। तो हम अपने घर के सर्किट के कंपैरिजन में जो घर का और जो मेन फ्यूज होते हैं वो जो रखा जाता है बहुत हाई रेजिस्टेंस का रखा जाता है, जिससे क्या हो, एकदम से थोड़ी भी करंट बढ़ जाए, थोड़ी सी भी करंट बढ़े तो एकदम हीट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट बढ़ेगी, और ज्यादा हीट होगी तो एकदम से मेल्ट होकर के, पिघल होकर के टूट जाएगा और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट ब्रेक होगा तो हाई जो इलेक्ट्रिसिटी आई है उसके कारण हमारे घर के होने वाले नुकसान को, हमारे सर्किट को क्या हो देता है, वो बचा देता है, इसलिए वो यूज होता है। इसके अलावा हम अप्लायंसेस के अंदर भी उसको यूज करते हैं। जब भी कोई चीज खराब होती है तो उसके अंदर का फ्यूज उड़ता है, तो उसके अंदर भी फ्यूज को हम अप्लायंसेस के अंदर लगाया होता है। आप मैकेनिक के पास जाते हैं तो आपके फ्यूज को चेंज कर लेता है, नया फ्यूज लगा लेता है, जिससे वो
काम करने लग जाता। तो ये सारा था आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हीटिंग इफेक्ट हमने यहाँ पे पढ़ा। आगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट नए चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से बने रहिए और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। आप बहुत जल्द हम एक वीडियो और बनाएंगे, अगर आप चाहेंगे, आप लोगों की डिमांड होगी, आप कमेंट कीजिएगा, हम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के क्या है उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अगर इसकी डिमांड करेंगे तो बिल्कुल हम वो वीडियो बनाएंगे। तो आपका पहला चैप्टर क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे खत्म हो गया है। जल्दी मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।